पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई थी। बाद में उनकी पत्नी ने मुस्लिमों के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत न फैलाने की बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ सांप्रदायिक कट्टरपंथी उतर आए हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि बेशर्म सांप्रदायिक कट्टरपंथी अब एक महिला को गाली दे रहे हैं जिसने अपने सैनिक पति को आतंकी हमले में खो दिया है, क्योंकि वो कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत न फैलाने की अपील कर रही हैं। यही लोग पहलगाम हमले के बाद नफरत फैलाने के लिए उनकी शोकग्रस्त तस्वीर का दुरुपयोग कर रहे थे। घृणित हैं ये। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई। करनाल में ब्लड डोनेशन करने पहुंची लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो भी देश की सेवा का रास्ता चुनेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गुरुवार शाम को कंपनी के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद एयर इंडिया को $600 मिलियन तक का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है। एयरलाइन ने चेतावनी दी कि लंबी उड़ान अवधि का यात्रियों पर भी असर पड़ेगा। नतीजतन एयर इंडिया को प्रतिबंध के प्रत्येक वर्ष के लिए $591 मिलियन से अधिक का नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट को आगे बढ़ाया है जिसमें कहा गया है कि भक्त इस बात से खुश हैं कि एक पाकिस्तानी महिला जिसने एक भारतीय से शादी की थी और 41 साल तक यहाँ रही, उसे देश से निकाला जा रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि बेवकूफ़ों को ये एहसास नहीं कि उसके जैसे लोग जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांतों की विफलता की जीवित प्रमाण हैं। बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया है जिसके कारण पाकिस्तान के लोगों को भारत से पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 8वें दिन एलओसी पर गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी उचित जवाब दिया है। भारतीय सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रात के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों के सामने नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और आनुपातिक तरीके से जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देने की बात कही है। गुरुवार को हुई बैठक में नेताओं ने कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्र एकजुट है और अपने सेना के पीछे खड़ा है, जो किसी भी खतरे या आक्रमण का जवाब देने में सक्षम है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी बात की, जिसके दौरान उन्होंने आतंकी हमले की पारदर्शी जांच में सहयोग करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को दोहराया। ये तब हुआ जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हमले के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। शाह ने कहा है कि जिसने भी कायरतापूर्ण हमला किया है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। चीन लगातार पाकिस्तान के साथ खुलकर दे रहा है। अब चीन ने साफ कह दिया है कि चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने मुलाकात की। इस बैठक में चीनी राजदूत ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा। पाकिस्तान को लगातार समर्थन देने के लिए शहबाज शरीफ ने चीन को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है और इस युद्ध में काफी कुछ खोया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमले के बाद चीन पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते हुए तनाव पर नजर बनाए हुए है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में भय का माहौल बना हुआ है। इस बीच पीओके के प्रेसिडेंट कहे जाने वाले सुल्तान चौधरी ने यूएन और मित्र देशों से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से तनाव बढ़ने की चेतावनी देते हुए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की अपील की। सुल्तान चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की तत्काल जरूरत बताई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं और कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए कश्मीर पर कुछ मध्यस्थता की भूमिका निभाने का ये सही समय है। पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी ने फिर पाकिस्तान पर हमला बोला है।
ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार को आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। इस बार घर में घुसकर सिर्फ मारना पीटना नहीं, घर में घुसकर बैठ जाना है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कहती है घर में घुस के मारेंगे। अगर सरकार इस बार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगी तो घर में घुसकर मारने के बजाय घर में घुसकर बैठ जाना है। बता दें, इस पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और विपक्षी नेता भी मोदी सरकार का खुलकर साथ दे रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत से संयमित प्रतिक्रिया की अपील की है और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ने से रोकने की जरूरत पर जोर दिया। जेडी वेंस ने कहा कि हमारी आशा है, यानी उम्मीद है कि भारत इस आतंकवादी हमले का इस तरह से जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष पैदा न हो। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने पाकिस्तान से इस हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को पकड़ने में भारत के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया। बता दें, यह हमला उस समय हुआ जब जेडी वेंस और उनका परिवार 4 दिवसीय भारत यात्रा पर थे। पहलगाम हमले के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी सुरक्षा सचिव से बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हेगसेत ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत समर्थन को दोहराया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बयान दिया है। मई महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष राजदूत इवेंजेलोस सेकेरेस ने कहा कि परिषद इस मामले पर विचार कर रही है और अगर अनुरोध किया जाता है तो स्थिति पर चर्चा की जा सकती है। सेकेरेस ने एक प्रेस वार्ता में कहा, ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमले की निंदा करते हुए परिषद ने हाल ही में एक प्रेस बयान जारी किया था और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं, निश्चित रूप से हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और निश्चित रूप से मामले पर विचार करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के अगले सप्ताह नई दिल्ली आने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि अरागची के आने की संभावित तारीख 8 मई है, लेकिन आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से हो रहे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की अपनी मंशा जाहिर करने के कुछ दिनों बाद ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के सूत्रों ने बताया कि वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पहलगाम हमले के सभी पहलुओं के अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय की जाएगी। ये बैठक शाम 4 बजे नई दिल्ली में होगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जातीय जनगणना हमारी लंबे समय से चल रही मांग है। सरकार ने इसकी घोषणा की है, लेकिन हमें समय सीमा, बजट और 50% आरक्षण की सीमा जैसे सवालों के जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर पहुंच गए हैं। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेता और स्थानीय सांसद शशि थरूर ने उनका स्वागत भी किया। थरूर पीएम मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली से केरल पहुंचे। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद मैं प्रधानमंत्री मोदी के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए समय पर तिरुवनंतपुरम में उतरने में कामयाब रहा। विजयनगरम बंदरगाह के आधिकारिक रूप से चालू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये एक ऐसी परियोजना है जिसके शुरू होने से ही मैं इससे जुड़ा रहा हूं, इस पर मुझे गर्व है। दिल्ली एनसीआर में मौसम काफी खराब हो गया है। पहले तेज हवाएं और आंधी चली और फिर काफी देर तक मूसलाधार बारिश ने सड़कों का हाल खराब कर दिया। जगह जगह पेड़ गिर गए और सड़कों पर भारी जल जमा हो गया। पूरे दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। द्वारका जिले के जाफरपुर कला के पास खड़खड़ी नहर गांव में तेज हवाओं के कारण एक नीम का पेड़ खेत पर बने एक ट्यूबवेल के कमरे पर गिर गया, जिसकी वजह से कमरा ढह गया। कमरे के मलबे के नीचे 26 वर्षीय ज्योति और उनके 3 बच्चों की दबकर मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि ईरानी तेल या पेट्रोकेमिकल उत्पादों की सभी खरीद तुरंत बंद होनी चाहिए। कोई भी देश या व्यक्ति जो ईरान से किसी भी मात्रा में तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदता है, उस पर तुरंत ही प्रतिबंध लग जाएंगे। उन्हें किसी भी तरह से अमेरिका के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक वॉल्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से हटाने के बाद एक नई जिम्मेदारी दी है। ट्रंप ने इसकी घोषणा ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में की है। उन्होंने लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं माइक वॉल्ज को संयुक्त राष्ट्र में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित करूंगा।
इसके बाद वोल्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के स्क्रीनशॉट के साथ एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप और हमारे महान राष्ट्र के लिए अपनी सेवा जारी रखने के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.